सॉल्यूशन, और इसमें पहली हेडिंग है हमारे पास, सबसे पहले लिखते हैं मोलरिटी। आज हम पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर खत्म करेंगे और इसके बाद हम जाएंगे फिर न्यूमेरिकल पे। नेक्स्ट क्लास जो होगी इसकी फ्राइडे को आई थी ना, आज क्या है, वेडनेसडे, तो फ्राइडे को क्वेश्चंस वाली क्लास लेंगे, ठीक है। और संडे को फिर हम डी ब्लॉक कर लेंगे अपना, और फिर नेक्स्ट आने वाली क्लास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या इसके डाउट ले लेंगे। यानी नेक्स्ट संडे को आपका एग्जाम आ रहा है 70 नंबर का। इस संडे के आगे जो संडे आ रहा है उसमें 70 नंबर का एग्जाम आ रहा है, कोई एक्सक्यूज नहीं रखना अपने पास। आईआईटी वाले दिन ही जो होगी उसमें 3 सब्जेक्ट आने हैं, वहां भी दे, वो एक्सक्यूज ही नहीं है उसमें। 2 हफ्ते पहले बता दिया, तो करो तैयारी पहले से ही। सॉल्यूशन और इलेक्ट्रो आएगा, ठीक। मोलरिटी क्या होती है देखो, तो अगर जिसने किया हुआ है वो अपनी पुरानी नोटबुक निकाल ले, कुछ नया आएगा उसमें नोट करते रहना, ठीक है। बाकी टिक करते रहना, कोई डाउट हो उसमें दोबारा से पूछते रहना, और जिसने नहीं किया है वो शॉर्ट में करवाऊंगा, लिखते रहना। तो मोलरिटी की बात करें, मोलरिटी होती है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो होते हैं डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अगर मैं 1 लीटर सॉल्यूशन ले लूं, ठीक है, कितना, 1 लीटर, तो उसमें नंबर ऑफ मोल कितने डिसॉल्व है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। हम सोल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल के, सोल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स उसमें डिसॉल्व करते हैं, इस कॉल्ड मोलरिटी, उसे हम मोलरिटी कहते हैं। तो फॉर्मूला क्या होगा इसका, आज 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 बैठ के, ठीक है, तो उसमें मोलरिटी कहते हैं। अब इसका फॉर्मूला सुनो, मोलरिटी को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं कि 1 लीटर मेरे पास क्या सॉल्यूशन है। अब इसमें हम कई बार फॉर्मूला नहीं लगा पाते, तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, कैपिटल एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, एन बी लिखता हूं सोल्यूट के लिए, तो ये डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, ठीक है। ये क्या होता है, वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट, मोलर मास, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक। तो फॉर्मूला हम बनाने के लिए डेफिनेशन से ही फॉर्मूला आ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स को हम लिख सकते हैं वेट अपॉन मोलर मास इनटू 1000 अपॉन 1 लीटर। अब मैंने ऊपर 1000 लिखा है तो मैं ml लिखूंगा, इन ml। अब जो वॉल्यूम आएगा वो ml में लिखूंगा। तो नंबर ऑफ मोल्स किसी भी सोल्यूट के 1 लीटर में जो हम डिसॉल्व करते हैं उसे हम मोलरिटी कहते हैं। क्या बुलाते हैं उसे, मोलरिटी, उसे हम मोलरिटी कहते हैं। मोलरिटी के m को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड टॉपिक है इसमें हमें मोलैलिटी। अब मैंने वहां भी एक फंडा बताया था, यहाँ दोबारा से वो फंडा बता रहा हूँ कि जब भी हम 2 L वाली कोई चीज लिखते हैं, जैसे मोलैलिटी लिख रहे हैं, तो वहां इनटू ml, ml वॉल्यूम इन ml, जो वॉल्यूम होगा वो ml में होगा, ठीक है। आप देखो आगे, मोलैलिटी की बात करें, इसे स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक। जिसको डेफिनेशन लिखनी, लिखते चलना साथ साथ। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स को, अच्छा मैं एक बात आपको बता दूं कि सॉल्यूशन जो हम पढ़ते हैं उसमें 2 चीजें डिसॉल्व की जाती हैं, एक होता है सोल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट, ठीक है। तो सोल्यूट को हम W मतलब सोल्यूट को हम B से रिप्रेजेंट करते हैं और सॉल्वेंट को हम पूरी केमिस्ट्री में A से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसके मोलर मास को भी मुझे लिखना है, मोलर मास, तो मैं Mb लिखूंगा, इसके मोलर मास को मैं Ma लिखूंगा। मुझे अगर सोल्यूट के वेट को लिखना है तो मैं Wb लिखूंगा और इसके वेट को Wa लिखूंगा। तो जब भी हम सोल्यूट और सॉल्वेंट की बात करेंगे तो बी जहां मेंशन कर देंगे वो होता है सोल्यूट, और ए जहां मेंशन कर देंगे वो होता है सॉल्वेंट।
ठीक है, पानी। तो ए जो होता है वो होता है सॉल्वेंट। तो मोलैलिटी को हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल एम क्या, वेट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट था इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो सॉल्वेंट जो आएगा डब्ल्यू ए आएगा वो भी किलोग्राम में, डब्ल्यू ए आएगा वो भी किलोग्राम में। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम फॉर्मूले को। स्मॉल एम इज इक्वल टू डब्ल्यू बी एम बी इंटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। डब्ल्यू ये तो किलोग्राम था, अब हम लिखेंगे इन ग्राम। ये है मेरे पास फॉर्मूला। ठीक, तो मोलैलिटी इज इक्वल टू हम लिखते हैं एन बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। और इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके मैंने ऐसे लिख लिया। दोबारा से फिर सुन लो, मोलैलिटी जब भी पढ़ते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट की सॉल्यूशन 1 लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं। ठीक है, और जब भी हम मोलैलिटी पढ़ते हैं तो वहां 1 किलोग्राम सॉल्वेंट की बात करते हैं। ठीक है, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट की बात करते हैं। मोलैलिटी जो होता है इस पे टेम्परेचर का फर्क पड़ता है, बट मोलैलिटी पे टेम्परेचर का फर्क नहीं पड़ता। तो हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि दोनों में से टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन सी होती है, तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। तो जो मोलैलिटी होती है कैपिटल एम, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है। ये टेम्परेचर पर डिपेंड ही नहीं करती। स्मॉल एम डजंट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, तो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती। ठीक, मोस्टली जो दवाइयां हम बनाते हैं, मोस्टली दवाइयां जो बनाते हैं उसमें दवाइयों में हम जो कंसंट्रेशन यूज करते हैं वो मोलैलिटी के बेस पे करते हैं, ध्यान रखना। ये आगे चल के आप में से जो बच्चा केमिस्ट्री से आगे पढ़ेगा और आगे चल के दवाई वाई बना साइंटिस्ट की फील्ड में जाएगा, क्योंकि आपको कुछ नहीं पता आपका फ्यूचर आपको कहाँ ले जाएगा। पीएचडी वीएचडी कर लो या बीटेक बीटेक केमिस्ट्री से कुछ आगे पढ़ के कई सारे बच्चे मेडिकल फील्ड में चले जाते हैं आगे, जो दवाई वगैरह बनाते हैं। तो वहां पे सब चीजें आपको काम आती है, बेसिक नॉलेज की। कुछ डॉक्टर भी होते हैं जो डॉक्टर, ऐसे हमें सारे डॉक्टर इलाज नहीं करते हैं। जैसे एमबीबीएस कर ली किसी ने तो वो दवाई बनाने वाली तरफ भी चले जाते हैं। जो दवाई बनाते हैं वो भी डॉक्टर ही होते हैं। हर डॉक्टर ऑपरेशन नहीं करता है। पीएचडी वाले डॉक्टरों के अंडर काम करते हैं, वो पीएचडी वाले अलग होते हैं, रिसर्च फील्ड में चले जाते हैं वो। ठीक है, तो वहां पे जबकि भी कर सकते हैं। ये मोलैरिटी और मोलैलिटी का टॉपिक था। चलिए आगे इसमें। इसके बाद हम इसमें बात करते हैं सोलिबिलिटी की। सोलिबिलिटी की सोलिबिलिटी की बात करते हैं। डालो हेडिंग सोलिबिलिटी। किसी भी सोल्यूट को किसी भी सॉल्वेंट में किसी भी सॉल्वेंट में कितनी मैक्सिमम अमाउंट तक हम घोल सकते हैं, इज कॉल्ड सोलिबिलिटी। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होगी लिखो। तो 2 लाइन में बोल रहा हूँ, जिसने लिखा हुआ पहले से वो लिख लेना, बाकी छोड़ देना। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट, the maximum amount of solute dissolve in solvent at a particular temperature. Maximum amount of solute dissolve in solvent at a particular temperature. किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे किसी सोल्यूट की जितनी मैक्सिमम अमाउंट को हम डिसॉल्व कर सकते हैं उसे हम सोलिबिलिटी कहते हैं। ठीक है, तो सोलिबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सोलिबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है। जितना हम टेम्परेचर, the maximum amount of solute dissolve in solvent at a particular temperature. Dissolve in solvent at a particular temperature is called solubility. तो solubility टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है। तुमने देखा होगा हलवाई को, तो जो हलवाई होता है वो चीनी को घोलने के लिए पानी को गर्म करता रहता है और चीनी उसमें डिसॉल्व करता रहता है। तो नॉर्मल एक शरबत से वो चाशनी बना लेता है, मैक्सिमम अमाउंट में चीनी घोल के उसमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन तक ले आता है उसे, कि अब उसमें चीनी घुलेगी ही नहीं। ठीक, उस कंडीशन तक ले आता है। तो उसे हम क्या, वो सोलिबिलिटी टेम्परेचर बढ़ा के सोलिबिलिटी बढ़ा रहा है उसी सेम पानी की, उसी पानी को गर्म करता रहता है और चीनी उसमें घोलता रहता है। और
नॉर्मल शरबत से चाशनी तक की कंडीशन आ जाती है, तो वहां मैक्सिमम अमाउंट हम उसकी खोज सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। अब एक साइंटिस्ट थे ली चैटलियर, याद है? ये 11th क्लास में आए थे ली चैटलियर। तो वो कहते हैं कि जो कंसंट्रेशन सोलिबिलिटी होती है वो डिपेंड करती है फैक्टर्स पे। तो ली चैटलियर पे भी डिपेंड, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ली चैटलियर पे। सोलिबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ली चैटलियर। चैटलियर ली चैटलियर। तो टेम्परेचर की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ली चैटलियर की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ली चैटलियर प्रिंसिपल ये कहते थे कि जिसकी साइड कंसंट्रेशन कम या ज्यादा होगी तो हम रिएक्शन को उस तरफ मूव करवाएंगे जहां किए गए चेंज को हम दूर कर सकते हैं। सपोज दैट मेरे पास ये इक्वेशन है a प्लस डी और एरो c प्लस डी, मेरे पास ये कोई इक्वेशन आई। मैंने यहाँ a कंसंट्रेशन को एक्स्ट्रा ऐड कर दिया तो रिएक्शन हमेशा फॉरवर्ड ही जाएगी, क्योंकि कंसंट्रेशन एक ही ज्यादा हो गई। अब रिएक्शन को उस साइड ले जाएंगे जहां कंसंट्रेशन कम होगी, पहला केस। दूसरा केस यही सेम इक्विलिब्रियम था, C प्लस डी था, मैंने यहाँ B को रिमूव कर दिया। अब B रिमूव हुआ तो B की अमाउंट कम हो गई, तो रिएक्शन आएगी बैकवर्ड उस कमी को दूर करने के लिए। यहाँ से आगे भाग रही थी क्योंकि A को हम यहाँ ऐड कर रहे थे, एक्स्ट्रा ऐड कर रहे थे, तो रिएक्शन उसकी कमी करने के लिए आगे लेके जाएंगे, उसको पूरा करने के लिए पीछे लेके आएंगे। तो कंसंट जो सोलिबिलिटी होती है वो ली चैटलियर प्रिंसिपल पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, ये थी सोलिबिलिटी। अब है हमारे पास क्या, मास परसेंटेज। टॉपिक चेंज है, कुछ इसमें से पूछना है? सोलिबिलिटी, मास परसेंटेज क्या होती है? तो मास परसेंटेज हम सोल्यूट का भी निकालते हैं और सोलवेंट का भी निकालते हैं। तो पहले मैं सोल्यूट की बात कर रहा हूँ, मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट की बात कर रहे हैं। बी लिख रहा हूँ, बी, डब्ल्यू बी पूछा। तो मास परसेंटेज सोल्यूट की बात करें तो डब्ल्यू बी अपॉन क्या होगा बेटा, इन 200। तो जो भी कंसंट्रेशन हम यूज कर रहे हैं, मतलब परसेंटेज जो निकालनी है, तो उसी का मास अपॉन टोटल मास इन 200। और अगर मैं सोलवेंट का भी मास परसेंटेज निकालूं तो सोलवेंट का ही मास आएगा ऊपर, नीचे टोटल मास सॉल्यूशन का, यानी सोलवेंट प्लस सोल्यूट इन 200, तो वहां निकल जाएगी मास परसेंटेज। तो सोल्यूट सोलवेंट की मास परसेंटेज निकालने के लिए भी हमारे पास क्वेश्चन आता है। ठीक है, फॉर टू मोलरिटी, अगर दो मोलरिटी क्वेश्चन में दी हुई हो तो हम वहां पे m1v1 इज इक्वल टू m2v2 यूज करते हैं। फॉर्मूला याद आ जाएगा, आप देखो तो। ठीक, और 3 के लिए हमारे पास था m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m टोटल v टोटल। दोनों की कंडीशन अलग अलग थी लगाने की, इसकी अलग थी, इसकी अलग थी लगाने के लिए। दोनों पे क्वेश्चन कर लेंगे। बोर्ड पे जो भी लिखा है, कुछ कॉपी करना है किसी को तो कर लो। रिवीजन में लिखवाने का काम कम होता है, आप कहोगे तो किसी बच्चे की फोटोकॉपी भी डाल दूंगा। वैसे जिसने लिखी है कि सॉल्यूशन चैप्टर जो पढ़ाया था, तो ये करीब चला था 10-12 क्लास, 15 क्लास चला होगा, लेकिन अब ये 2 क्लासेस में खत्म हो जाना है। ठीक है, तो रिवीजन में थोड़ा सा फास्ट चलता है कि लिखवाने का काम नहीं होता है। कुछ नेक्स्ट देखो आप, इसके बाद सोलिबिलिटी की बात करेंगे तो हम बात करते हैं सोलिबिलिटी ऑफ गैस की। डालो हेडिंग, सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो एक साइंटिस्ट थे, हेनरीज लॉ।
हेनरीज लॉ। हेनरी के अकॉर्डिंग जो गैस की सोलिबिलिटी होती है, हेनरीज लॉ, तो हेनरी के अकॉर्डिंग जो गैस की सोलिबिलिटी होती है वो हमारे पास डिपेंड करती है हम किससे कितना प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। सपोज ये मेरे पास क्या लिक्विड है, ठीक है, और ये मेरे पास क्या गैस भरी हुई है, उसमें ये गैस भरी हुई है उसमें, ठीक, और इस पे मैं प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ। तो पी प्रेशर अप्लाई करने से ये जो पिस्टन लगा था यहाँ पे, ये जो पिस्टन था इसका मूवमेंट नीचे को हो जाता है, देखना, और ये इतना प्रेशर हम इस पे अप्लाई कर देते हैं कि सारी की सारी जो गैस है वो लिक्विड में डिसॉल्व हो जाती है। तो प्रेशर अप्लाई करने से जो गैस है वो लिक्विड में डिसॉल्व हो जाती है, ठीक। तो प्रेशर अप्लाई करने से जो गैस है वो लिक्विड में डिसॉल्व हो जाती है, यही हेनरी का कॉन्सेप्ट था। हेनरी के अकॉर्डिंग जो पी प्रेशर हम लगा रहे हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस क्या है, जिसका भी हमें मोल फ्रैक्शन निकालना होता है, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस की बात करते हैं। तो जिसका भी हमें जो मोल फ्रैक्शन निकालना होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस की बात कर रहा हूँ, तो मोल फ्रैक्शन का सिंबल है एक्स, गैस के लिए कर रहा हूँ तो एक्स जी, उसी के ही नंबर ऑफ मोल ऊपर, नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स गैस के प्लस पानी के नंबर ऑफ मोल्स, ये मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है, ठीक। ये मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है। मोल फ्रैक्शन के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिक्विड H2, पानी में ही घोलेंगे हमेशा, और ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस Xg। तो जिसका भी मोल फ्रैक्शन मुझे निकालना है उसके यहाँ उसी के नंबर ऑफ मोल ऊपर, नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स उसके प्लस पानी में जिसमें डिसॉल्व उसके कर रहे हैं। सपोज दैट मेरे पास कोई CO2 गैस है, तो मुझे इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है CO2 का, तो नंबर ऑफ मोल्स किसके, CO2 के प्लस CO2 के नंबर ऑफ मोल्स प्लस जिस पानी में उसे घोल रहे हैं उसके नंबर ऑफ मोल्स, निकल गया CO2 का मोल फ्रैक्शन, ऐसे। तो जितना प्रेशर हम अप्लाई करते हैं उतने ही गैस के नंबर ऑफ मोल्स लिक्विड में डिसॉल्व हो जाते हैं। हेनरी बोला दुनिया में मुझे आने वाले बच्चे 2024 में जो बच्चे आएंगे वो मुझे पढ़ेंगे, तो वो मेरा नाम कैसे जानेंगे, तो वो मुझे याद रखने के लिए उनका एक कांस्टेंट बनाया गया, हेनरी लो कांस्टेंट कहते हैं इसे, KH, हेनरी लो कांस्टेंट KH बुलाते हैं इसे, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। ये है हमारे पास क्या, सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड की बात कर रहे हैं। तो जितना भी प्रेशर अप्लाई करेंगे वो, जितना प्रेशर अप्लाई करेंगे उतनी ही गैस जो होगी वो लिक्विड में डिसॉल्व होगी, ठीक है। तो हेनरी के अकॉर्डिंग जितना प्रेशर अप्लाई करते हैं उतने ही गैस के नंबर ऑफ मोल लिक्विड में डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक। ये था हेनरी का कॉन्सेप्ट। बनाओ डायग्राम जिसको बनाना है, फॉर्मूला, यानी ये कह रहे थे सोलिबिलिटी जो होती है वो गैस की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है। इस नंबर, इसको हम सोलिबिलिटी भी कहते हैं, सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड भी कहते हैं, इसे हम सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड भी बुलाते हैं। तो जितना प्रेशर अप्लाई करेंगे उतनी ही गैस की सोलिबिलिटी होगी, तो इसे हम सोलिबिलिटी ऑफ गैस भी कहते हैं इन लिक्विड। ये सोलिबिलिटी भी है, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस भी है, ठीक है, सोलिबिलिटी भी है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस भी है। तो कभी कभी क्वेश्चन में हमसे सोलिबिलिटी पूछता है यानी Xg पूछता है, तो हम क्या करेंगे P/KH कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आता है कई बार कि सोलिबिलिटी बता दो, तो प्रेशर देगा और हेनरी लो कांस्टेंट देगा, क्योंकि हर गैस के लिए अलग अलग होता है, क्योंकि हर किसी के नंबर ऑफ मोल्स अलग अलग होते हैं। तो हेनरी के अकॉर्डिंग जो प्रेशर हम अप्लाई करते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड के। तो यही डेफिनेशन है, यही फॉर्मूला है, यही इनका कॉन्सेप्ट था कि जितना प्रेशर अप्लाई करेंगे उतने ही गैस के नंबर ऑफ मोल लिक्विड में डिसॉल्व होंगे। ये है मेरे पास कोई लिक्विड, कोई भी लिक्विड बना लेंगे जो वो देगा, ये मेरे पास कोई भी गैस हो जाएगी।
तो जितना भी हम प्रेशर अप्लाई करेंगे उतनी ही गैस के नंबर ऑफ मोल लिक्विड में डिसॉल्व हो जाते हैं। ये था हेनरी लॉ। करें आगे। हेनरी के अकॉर्डिंग इस लॉ को जब बनाने के बाद हमने कहा भाई साहब इसकी एप्लीकेशन क्या है, तो इसकी 3 एप्लीकेशन भी आती हैं। ठीक है, तो पहली एप्लीकेशन क्या है, CO2 इन कोल्ड ड्रिंक्स। ठीक है, इन कोल्ड ड्रिंक्स, CO2 इन कोल्ड ड्रिंक्स। ठीक है, CO2 इन कोल्ड ड्रिंक्स। दूसरा क्या था, हीलियम प्लस O2 का मिक्सचर की बात करेंगे, स्कूबा डाइवर्स वाली, एनोक्सिया फॉर्मेशन। नहीं, एनोक्सिया नहीं आता यहाँ पे, बैंड, बैंड फॉर्मेशन, यहाँ पे आ गया एनोक्सिया। हाँ, एनोक्सिया। इसमें तो कई सारी गैसेस होती हैं, नाइट्रोजन भी होता है इसमें, तो कई सारी गैसेस होती हैं। परसेंटेज लिखी है नोट्स में, मैंने देख लेना, बाकी मैंने लिखवाई। हाँ, तो क्या क्या इनकी एप्लीकेशन थी कि अगर हेनरी लॉ नहीं आते तो आप कोल्ड ड्रिंक नहीं पी रहे होते। जो आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो, बियर पीते हो, शैंपेन पीते हो, सब में इसी की एप्लीकेशन है। पीते हो ना? हाँ, वही। जो भी आप बेवरेजेस पीते हो उसमें जो फिज बनती है वो CO2 की बनती है एक्चुअली। तो उसे बनाने के बाद फिर प्रेशर से CO2 डालते हैं। अच्छा, एक बात और, मैंने उस जब भी डिस्कस किया था, गैस की फॉर्म में अगर डालेंगे तो जितना प्रेशर लगाएंगे पता लगे कांच की बोतल ही फट गई, वो सॉलिड फॉर्म में डालते हैं। तो सॉलिड फॉर्म में डालेंगे वो अंदर ही डिजोल्व होगी। ठीक, प्रेशर है तो वो हाँ डिजोल्व भी रहेगी। जैसे ही ओपन करोगे तो बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसकी कंपैरिजन में कम है, वो बाहर आएगी ना तो फिज के साथ बाहर आती है, इसलिए फिज बनती है उसमें। और हमेशा ठंडे में बनती है। जो सोलिबिलिटी होती है गैस की, सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर कम होगा उतनी ही बढ़िया फिज बनेगी। इसलिए गर्म कोल्ड ड्रिंक में कभी भी झाग नहीं आते, जो फिज बनती है वो नहीं आते। आप कभी गर्म वो शैंपेन खोलो, उसमें भी झाग नहीं आएगी, वो बियर खोलो उसमें भी झाग नहीं है, ठंडी करके पीते हैं सब चीजों को, मैंने देखा है, मैं पीता तो नहीं हूँ। ठीक है, ठंड में देखा है वो ठंडी करके पीते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स भी ठंडी पीते हैं, है ना? कोल्ड ड्रिंक तो ठंडी पीते हैं, उबाल के पीते हो। ठीक है, और ये बात है ना, अगर वो ये हेनरी लो नहीं आते तो आप सोचा आप इतनी बढ़िया इंपॉर्टेंट चीजें नहीं पी रहे होते। ठीक है? अब ये तो तुम्हें बताओ, ये तो दवाई है। ठीक है, ये अब सर्दियों में तो बहुत ज्यादा काम आती है, लोग ढक्कन में बच्चों को दे देते हैं, खांसी जुकाम होता है वो रम देते, रम दी जाती है ढक्कन है। मैं लेके आऊंगा, मेरे पास रखी नहीं है। ठीक है, तो अच्छा, तो फिश बनाने के लिए हम डालते हैं। अब सोचो आप कहीं कहीं काम कर रहे हो और वहां पे आपको फिश की रिक्वायरमेंट पड़ गई बनाने की, तो आप वहाँ सॉलिड CO2 लाओगे, उसमें डाल दोगे, ढक्कन खोलोगे, अपने आप फिश बन जाएगी। सपोज सॉलिड CO2 तो ये जो बाहर लटके हुए हैं इन्हें खोलो, सॉलिड CO2 देंगे ये। सिलेंडर जो लटके हुए हैं, ड्राई आइस तो होती है इसमें, ड्राई आइस को ही तो सॉलिड CO2 कहते हैं। जो हमारे ये लटके हुए हैं, ये जो फायर एक्सटिंग्विशर जो होते हैं, ये 3 तरह के फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, वैसे तो 5 होते हैं, लेकिन नॉर्मली हम 3 तरह के यूज करते हैं। CO2 वाले, एक वाले होते हैं डाई सोडियम बाइकार्बोनेट, उसमें डालते हैं, और एक गैस के लिए होते हैं। ठीक है, जिसमें CO2 गैस की फॉर्म में भरा रखते हैं। तो CO2 जब इसमें से निकलती है तो बाहर आने के बाद वो एकदम से फ्रीज बन मतलब वो ठंडी हो जाती है, बर्फ बनाती है। उसका टेम्परेचर -180 के आसपास होता है। आप उस पर हाथ लगाओगे तो हाथ जल जाता है, स्किन खराब हो जाती है कई बार ड्राई आइस से। तो इसलिए उसे हमेशा जब भी वो बना आप लेने जाओगे तो एक कट्टा लेगा, इसका सिलेंडर का मुंह खोल देगा, कट्टे में भरेगा, कट्टा ऐसे उठा के दे देगा आपको, यूज कर लो आप। ड्राई आइस बर्फ जैसी होती है लेकिन CO2 की होती है, वो ठंडी होती है काफी CO2 से। तो उस वो डाली जाती है आपकी इसमें कोल्ड ड्रिंक्स में। इसलिए कहा जाता है कि जब भी हम ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो हमारे सबसे ज्यादा दांतों में दर्द होता है, क्योंकि CO2 जो होती है सबसे ज्यादा कैल्शियम कार्बोनेट पे इफेक्ट डालती है। तो वो कैल्शियम कार्बोनेट हमारे दांतों में भी है, हमारी बॉडी की हर जगह जो हड्डी है वहां भी है। तो इसलिए हड्डियों में हड्डियों को, दांतों को सबसे ज्यादा नुकसान होता है ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीने वाले बच्चों को। ध्यान रखना, इसी वजह से, ड्राई आइस की वजह से। ओके, फिर आ गए यहाँ पे हीलियम, ये था मेरे पास बैंड फॉर्मेशन।
जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं जो समुद्र में नीचे तैरने के लिए जाते हैं, उन्होंने भी इसी की एप्लीकेशन की। हेनरी वहां भी काम आ रहा है हेनरी। तो वो सबसे पहले जब नीचे जाया करते थे, वो ऑक्सीजन, खाली ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके नीचे जाते थे कि ऑक्सीजन है नीचे, सांस ले लेंगे, बढ़िया मजे आ जाएंगे। तो जब वो ऊपर आते थे तो ऑक्सीजन पे प्रेशर था नीचे, मिलियंस ऑफ टन पानी है, तो प्रेशर की वजह से वो डिसॉल्व थी वहां पे। बट जैसे ही बाहर है प्रेशर कम हुआ, तो बॉडी की हर जगह जहां हमने वो इनहेल किया था वहां हमने बबल बना दिया। तो उस बबल से क्या हुआ, जो आदमी था ऊपर आके बैंड हो जाया करता था। तो बैंड की वजह से जिन्होंने देखा, उन्होंने कहा बैंड होके मर रहा है, ऐसे बैंड हो जाया करता था। तो इसका नाम बैंड फॉर्मेशन है। डॉक्टर ने उसे फाड़ के देखा इसके अंदर क्या है, तो पता लगा कि इससे हार्ट अटैक हुआ है, यहाँ पे बबल बन गए हैं, आर्टरी ब्लॉक हो गई है। तो उन्होंने साइंटिफिक लैंग्वेज में बबल नाम, बैंड नाम दिया उसका। तो दोनों का मतलब सेम ही है, बट ये तो हुआ बैंड फॉर्मेशन। ऐसे आर्टरी जो होती है वहां पे बबल बन जाते हैं, तो ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है, हार्ट तक नहीं जा पाता है। पता नहीं हार्ट कैसे होता है, ऐसे बनता है शायद। ये कौन सा हार्ट है सर? ऐसे होता है वो, तुम जो बनाते हो वो तो दिखाने के लिए होता है। हम बना रहे हैं ये जो होते हैं तो दिखाने के लिए होता है, रियल में हार्ट तो ऐसे ही नाम होता से मुझे ना बताएंगे। है, ऐसा होता है। 4 चैम्बर होते हैं ना, नाम से मुझे वो ऐसे होता है। अरे नाम से मुझे ना बताएंगे। चुप रहो तुम। तो वहां भी अब हम क्या करते हैं, अब जो स्क्वाड डाइवर्स नीचे जाते हैं, वो हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तीनों चारों गैस का मिक्सचर लेके जाते हैं। तो जैसे ही वो प्रेशर पड़ता है, तो वो सारी चीजें एक साथ डिसॉल्व होती हैं, तो उतना इफेक्ट नहीं पड़ता, ऊपर आके हार्ट अटैक कंडीशन भी नहीं आती। थोड़ी देर वो बाहर रहता है, फिर ठीक हो जाता है। लास्ट में थर्ड थी एनोक्सिया फॉर्मेशन। बस बस तुम ही बता दो, और बताओ, सब बढ़िया, और बताओ, और बताओ, और बता दो। बोर्ड आ रहे हैं, तैयारी कैसी है, हो रही है? ठीक है, कर लिए हम आगे। एनोक्सिया फॉर्मेशन। तो एनोक्सिया फॉर्मेशन में क्या होता है, जो माउंटेनियर जो होते हैं, माउंटेनियर्स, जैसे किसी दिन बात करने का मन करे मुझे बताना, मुझे बहुत अच्छी लेक्चर देने आते हैं। तुम्हारा मन नहीं करेगा एक सेकंड मेरी बात सुनने का, मन करेगा मुझे बताना, जिस दिन मन करे उस दिन बता, उस दिन बात करेंगे। ऐसे दिल के तार छेड़ूंगा कि तुम्हें, तुम्हारा दर्द बाहर आ जाएगा। रियल में दूं वैसे वाले, अगले दिन जाके फिर तुम पढ़ोगे रियल में जाके, तुम्हें लगेगा तुम अपने मम्मी पापा के साथ बहुत गलत कर रहे हो। वो बेचारे इतनी मेहनत करके और वो पाई पाई जोड़ के तुम्हारी फीस भर रहे हैं, और उतनी उतनी जगह तुम, वो तुम्हें खराब स्कूल में, बेकार स्कूल में पढ़ा देते कहीं आधी फीस में, तो आज तुम्हें पढ़ते पढ़ते 18 साल हो गए, 16 साल हो गए। तो 16 साल में इतने आधी फीस भी जोड़ते तो 1 करोड़ रुपए कम से कम उनके पास होते। ईएमआई भर के देखो कभी, अभी जब जॉब जाओगे ना, जॉब लगाओगे, तब देखना मंथली प्लान लोगे, 5,000 रुपए महीना जोड़ो, और आपको 10 साल में 5 करोड़ मिलेंगे, 2 करोड़ मिलेंगे, ऐसे जोड़ते हैं। सोचो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। सिर्फ मुझे को भाई सबको बोला, सबको बोलो, नहीं ये फैक्ट है। आप अभी सब लोग 2-4 साल में सब लोग ही जॉब करने वाले हैं, तो सब कोई प्लान की है? मुझे एजेंट नहीं बनना है, मैं जो हूँ वो ठीक हूँ। लेकिन एक बात बता रहा हूँ, लेकिन सोचो ना, अगर आप एक सिंपल नॉर्मल स्कूल में पढ़ते, इसकी फीस आपकी फीस से आधी होती, और आपके जो पैसे खर्च हो रहे हैं आपके ऊपर, वो कहीं आपके पापा मम्मी इन्वेस्ट कर देती, तो 16 साल बाद तो कम से कम 1-2 करोड़ रुपए हो जाते, कम से कम 2 करोड़, 16 साल में कम से कम 2 करोड़, ठीक है ना, कम से कम 2 करोड़ हो जाते हैं। लेकिन वो उन्होंने उसके लिए सेक्रीफाइस करके अपने लिए वो 2 करोड़ भी नहीं जोड़े, और आप तो मान हुई, ठीक है। चलो खैर, अलग से आगे करते हैं। तो कभी छेड़ना, दिल के तार छेड़ूंगा तुम्हारे, ठीक है, मुझे बताना कभी, जिस दिन बात करने का मन हो मुझे बताना, बिल्कुल नहीं पड़ेंगे, बात करेंगे उस दिन बहुत सारी। एनोक्सिया फॉर्मेशन। अब इसमें क्या होता है, जो स्कूबा डाइवर्स होता है, वो जो माउंटेनियर्स होता है, वो माउंटेन पे जब चढ़ते हैं, तो वो पहले टाइम में क्या था कि माउंटेन पे चढ़ने के लिए उतनी नॉलेज किसी को थी नहीं, रियल तो बात ये है। और बस ऐसी जिद कर ली कि जी आज पहाड़ पे चढ़ेंगे, हाँ 4 दोस्त ने बनाई प्लान कि हाँ पहाड़ पे चढ़ेंगे, रात को दारू पिया, सुबह चढ़ गए। तो हुआ क्या, ऐसे ही होता है वहाँ पहाड़ पे, सब दारू पीते हैं ना, चढ़ा नहीं जाएगा फिर उनसे।
तो दारू पी रात को सुबह चढ़ गए और वो थोड़े ऊपर चले तो वहां सांस आनी बंद हो गई उन्हें। एक्चुअली इतनी ज्यादा हाई एल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन नहीं मिलती है। अब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आरबीसी जो हमारी आरबीसी होती है, अच्छा हम और जो पहाड़ों पे रहते हैं उनमें दिक्कत क्या होती है, हमारी आरबीसी का साइज हो छोटा, हम तो गरीब लोग हैं ना, हमारी आरबीसी का साइज छोटा होता है। जो पहाड़ों पे लोग रहते हैं उनकी आरबीसी का साइज बड़ा होता है। ठीक, उनकी एक आरबीसी 3-4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैरी करती है और हीमोग्लोबिन को दे आती है। हमारी एक आरबीसी एक ही ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी करती है। अब जब हमारी 3-4 आरबीसी चली जाएंगी बगैर ऑक्सीजन के तो हीमोग्लोबिन के पास एक कंडीशन आ जाती है, एनोक्सिया कंडीशन आ जाती है। हीमोग्लोबिन में और ब्लड में ऑक्सीजन की कमी आ जाना, एनोक्सिया फॉर्मेशन हो जाता है। अब इससे होता क्या है, थिंकिंग कैपेसिटी लॉस हो जाती है, वो सोच नहीं सकता कि आगे क्या करूं। कभी कभी तो वो जो माउंटेन हुआ करते थे पहले, वो एक दूसरे इंसान को ही धक्का दे दिया करते थे नीचे, वो गिर जाता था तो उसे मार के भी खा जाया करते थे बहुत। हाँ हाँ, एनोक्सिया फॉर्मेशन ऐसे ही होता है, थिंकिंग कैपेसिटी लॉस हो जाती है कि आगे क्या करना है। ठीक है, तो इसीलिए अब ये कंडीशन ना आए, इसीलिए वो माउंटेनियर जो है वो ऑक्सीजन का सिलेंडर कैरी करते हैं। आज पढ़े लिखे होने लगे थोड़े से, तो वो ऑक्सीजन का सिलेंडर कैरी करते हैं क्योंकि ऊपर जाएंगे और वहां तक नहीं जाएंगे। और अब उन्होंने जो एवरेस्ट पे चढ़ते हैं लोग, उन्होंने टिप पे नहीं जाते, वो लोग नीचे एक हेलीपैड सा बना दिया है, नीचे से हेलीकॉप्टर में भरते हैं, ऊपर तक छोड़ाते हैं, वो हाथ हिलाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, नीचे चले आते हैं, वो टॉप पे नहीं जाते हैं, मना कर दिया वहां पे जाना। तो वहां आप भी जा सकते हो, पैसे से कमाओ, वहां जाओ। वो नीचे से ऊपर ले जाने के साथ 50,000 का टिकट है बस, नीचे से ऊपर छोड़ने बस ही तो दिक्कत है। नहीं, हमारे पैसों में 50,000 है, हमारे पैसों में 50,000, उनके पैसों में सब कुछ डॉलर का हिसाब किताब है। तो वो नीचे से भरते हैं ऊपर तक, और फिर वहां तक जाने में पैसे, यूएस का टिकट भी लेना पड़ेगा, मतलब जहाँ भी एवरेस्ट है मुझे पता। हाँ, नेपाल में। जहाँ भी एवरेस्ट है। हाँ हाँ, इसमें कोई डाउट, इसमें कोई डाउट? मथुरा मैक्सिको में हाँ ठीक है, जल्दी से कॉपी कर लो, कुछ करना है इसमें से कॉपी, इसमें से कुछ कॉपी करना है, बस बस ठीक है, कुछ कॉपी करना है इसमें से, कुछ कॉपी करना है इसमें से। नेक्स्ट लिखो हटन के राउट्स लॉ। नेक्स्ट लिखो राउट्स लॉ। राउट्स लॉ, राउट्स लॉ देखो क्या होते हैं। तो राउट ऐसे जैसे हेनरी आया, हेनरी ने कहा कि गैस को कैसे पानी में डिसॉल्व करते हैं। अब हम लिक्विड को पानी में डिसॉल्व कर, लिक्विड को लिक्विड में डिसॉल्व करना सीखेंगे। पीछे कर लो, लिक्विड को कैसे कर लो। अब हम ये सीखेंगे कि लिक्विड को लिक्विड में कैसे डिसॉल्व करते हैं। अभी तक था गैस का फंडा, अब था लिक्विड को कैसे लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं। ठीक, अब हमने क्या किया, एक मेरे पास कोई ए का मतलब हो गया सॉल्वेंट है, और इसे जो बी मेरे पास क्या हुआ, सोल्यूट हुआ, दोनों को आपस में डिसॉल्व करके मैंने कोई सॉल्यूशन बना लिया, ये बना लिया सॉल्यूशन। ठीक, ऐसे एक बच्चे को बता रहा था मैं एक दिन क्लास में, अपनी ट्यूशन वाली क्लास में, स्कूल में नहीं करता ऐसी बातें, क्लास में करता। तो वो कह रहा सर अब मैं जब अपने जो बच्चे होंगे उनको थोड़े सस्ते स्कूल में पढ़ाऊंगा और पैसे जोड़ूंगा। मैंने कहा ठीक सोच रहे हो, ठीक हुआ। सॉल्यूशन, इसका मोल फ्रैक्शन जो है एक्स से है, इसका मोल फ्रैक्शन एक्स भी हुआ, और यहाँ पे मेरे पास जो उसका टोटल प्रेशर लगेगा वो पीए प्लस पीबी होगा। देखो इस पे जो प्रेशर है स्टार्टिंग में वो पीए नोट है, इसका जो प्रेशर है वो पीबी नोट है, प्योर प्रेशर। ठीक, तो राउटर ने कहा जो हेनरी के साथ कंडीशन थी वही मेरे साथ भी कंडीशन है, जितना भी इस पे प्रेशर होगा, कि सॉल्वेंट पे जो प्रेशर होता है पी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसी के नंबर ऑफ मोल के। थोड़ा सा चेंज कर दिया डेफिनेशन को, कि जो प्रेशर अप्लाई होगा सॉल्वेंट पे वो उसी के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब इसने बहुत लड़ाई लड़ी,
कि मेरा भी कांस्टेंट बना दो। हमने कहा ना, तेरा नहीं बनाएंगे। इतने सारे साइंटिस्ट आएंगे, फिर सबके कांस्टेंट ही पढ़ते रहेंगे फिर तो बच्चे। वो हेनरी तो स्टार्टिंग में जीत गया, हेनरी तो स्टार्टिंग में जीत गया कि कोई था ही नहीं, तो जीत गया बेचारा। अब इनका कोई कांस्टेंट नहीं हुआ, तो पीए हमने कहा फिर भी आपको खुश कर देते हैं, जो भी हम प्रेशर लेके चलेंगे उस पे हम नोट लगा देंगे, वो आपका कांस्टेंट बन जाएगा। इसे कहते हैं हेनरी लो कांस्टेंट। पीए नोट को हम क्या बोलते हैं, सॉरी, राउल्ट लो कांस्टेंट बना देंगे। सेम ऐसे सोल्यूट के लिए करेंगे, पीबी, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसी के मोल फ्रैक्शन के, तो पीबी इज इक्वल टू पीबी नोट एक्स बी कर देंगे। ठीक है, ये भी कांस्टेंट बना दिया, राउल्ट्स लो कांस्टेंट हो गया, राउल्ट्स लो कांस्टेंट। अब मैंने क्या सोल्यूशन उठा लिया कि ये सोल्यूशन क्या होता है। सोल्यूशन का टोटल प्रेशर चेक करने के लिए साइंटिस्ट है डाल्टन। डाल्टन जो भी करूंगा वही डेरिवेशन ही है। तो डाल्टन जो साइंटिस्ट है उन्होंने कहा कि टोटल सॉल्यूशन का, फोर सॉल्यूशन बात में कर रहा हूं, किसी भी सॉल्यूशन का अगर हमें प्रेशर चेक करना है तो वो उसमें जो सॉल्वेंट और सोल्यूट डिसॉल्व है उसके इक्वल होता है। दोनों की वैल्यू रख दो जरा वहां पे। तो पी टोटल इज इक्वल टू आया पी ए नोट प्लस एक्स ए के, वो इंटू एक्स ए के, प्लस पी बी नोट इंटू एक्स बी। ये मेरे पास आया सॉल्यूशन का प्रेशर। अब वी नो वेरी वेल, हमने इतना तो पढ़ ही लिया है कि टोटल सॉल्यूशन का जो मोल फ्रैक्शन होता है वो 1 होता है। तो अगर मैं यहाँ से एक्स ए की वैल्यू निकालूंगा तो 1 माइनस एक्स बी हो जाएगा। बस इसी को पुट कर देंगे जरा यहाँ पे, देखो। तो मैंने कहा पी टोटल इज इक्वल टू पी ए 1 माइनस एक्स बी प्लस पी बी एक्स बी। तो पी टोटल इज इक्वल टू आया पी ए प्लस पी बी नोट, है ना, नोट चल रहा है सबका, पी बी नोट पी ए नोट एक्स बी प्लस माइनस भी था पी बी नोट एक्स बी। तो पी टोटल इज इक्वल टू आया पी ए नोट प्लस एक्स बी, मैंने कॉमन ले लिया, ये हो गया पी बी नोट माइनस पी ए नोट। ध्यान से देखना, मैंने एक स्टेप काट दिया यहाँ पे, एक स्टेप कम कर दिया मैंने। एक स्टेप कम कर दिया मैंने। तो यहां से डेफिनेशन निकल के आई राउल्ट्स लॉ की कि किसी भी सॉल्यूशन का जो टोटल प्रेशर होगा वो सिर्फ एक सोल्यूट या सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है। जो टोटल प्रेशर होता है सॉल्यूशन का जो टोटल प्रेशर होता है वो सोल्यूट या सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन, और मतलब किसी भी एक पे, और सोल एक्स से किसी भी एक के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करेगा। ये है राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स के अकॉर्डिंग जो, अगर सोल्यूट सॉल्वेंट में अलग अलग देखेंगे तो जिसका प्रेशर चेक करना होता है वो उसी के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। बट अगर हम सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर चेक करते हैं तो वो सोल्यूट आइदर सॉल्वेंट किसी भी एक के मोल फ्रैक्शन के इक्वल होगा। तो यहाँ पे आता है क्वेश्चन इसका, जो भी आता है इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन आता है यहाँ से। डेफिनेशन लिखाऊं छोटी सी इसकी, एक लिख लो राउल्ट्स लॉ में, जिसने नहीं लिखी हुई है वो लिख लो। अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, इसके लिए यहाँ ये जो इसके लिए पहले दो डेफिनेशन एक्चुअली इसकी, एक इसके लिए एक इसके लिए। अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, the partial pressure of solute and solvent, the partial pressure of solute and solvent directly proportional to the partial pressure of solute and solvent directly proportional to the mole fraction of solute and solvent respectively। सोल्यूट और सॉल्वेंट रेस्पेक्टिवली, वो उसी के ही अपने अपने मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। दूसरी लाइन लिखो, दूसरा पॉइंट। अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, द अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, according to Raoult's law, the pressure of the total pressure of solution, ऐसे लिखो, the total pressure of solution
the total pressure of solution, the total pressure of solution according to Raoult's law, the total pressure of solution directly proportional to the directly proportional to the directly proportional to the mole fraction of directly proportional to the mole fraction of either solute either solvent, किसी भी एक के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। ऑप्शो में ये आपने नोट कर लिया होगा, मैंने रफ कर दिया पूरा, पूछा है, कर लिया बेटा, डन। ये था हमारे पास कैसे सोलिबिलिटी करते हैं। सोलिबिलिटी के बाद टॉपिक है हमारे पास आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन एक आइडियल पड़ोसी का जो बच्चा होता है जो आईआईटी में निकला है उसके बच्चे आइडियल सॉल्यूशन। हमारे लिए तो क्लेश ही होता है वो, मतलब तुम लोगों के लिए क्लेश ही है। जो बच्चे अगर पड़ोसी के बच्चे का आईआईटी में नंबर निकल गया तो तुम्हारे लिए क्लेश हो गया घर में, ध्यान रखना। और तुम्हारा निकल जाए तो तुम किसी के लिए क्लेश हो, क्योंकि तुम्हारा नाम लेके एग्जाम्पल बन जाओगे तुम, तो ध्यान रखना। आइडियल बच्चा वो होता है जो कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो जाए। आइडियल सॉल्यूशन वो होता है जो राउट्स के सारे लोग सारी कंडीशन को फुलफिल करे, जो सारी राउट्स की कंडीशन को फुलफिल करे उस सॉल्यूशन को हम आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। ऐसा बच्चा तो कोई होता ही नहीं है जो माँ बाप की सारी बताई हुई बातों को पूरा करे। एक आध तो टेढ़ा मेढ़ा चलेगा ही, मतलब थोड़ा वो एक आध कदम तो बच्चा रखता ही है टेढ़ा मेढ़ा, कोशिश तो करता ही है। हाँ मतलब कोशिश तो करता ही है, वो चल नहीं पाता, कभी मम्मी पकड़ लेती है, कभी पापा पकड़ लेते हैं, कभी दोस्त मना कर देते हैं, कभी टीचर पीट देते हैं, तो बेचारा वो अपने पैर वापस खींच लेता है अगर अच्छा बच्चा है तो। और बिगड़ा हुआ बच्चा तो बात ही अलग, तो फिर वो तो माँ बाप की नहीं सुनेगा, ठीक है। वो तो हर जगह मिल जाते हैं फिर एग्जाम्पल। क्यों सुभान भाई, तुम्हें नहीं कह रहा हूँ, देखने को मिल जाते हैं कह रहा हूँ मतलब है हर जगह, तो बहुत जगह मिलते हैं, ठीक है। तो आइडियल सॉल्यूशन वो होता है जो राउट्स की सारी कंडीशन को फुलफिल करता है, ऐसा सॉल्यूशन जो राउट्स की सारी कंडीशन को फुलफिल करेगा। अब हम इसमें कैसे याद रखें कि ये आइडियल सॉल्यूशन होता क्या है। तो ए कोई ऐसा बच्चा है, ए सॉल्वेंट की बात कर रहा हूं जिसने बी सोल्यूट से कर ली शादी, सॉल्वेंट ने सोल्यूट से कर ली शादी, ध्यान रखो। शादी करने के बाद ये एक साथ रहने लग गए, ये बना सॉल्यूशन। और गलती से इनकी जो कंडीशन थी बहुत बढ़िया चल रही है, मेरी तो चली नहीं, मतलब मैं भी एग्जांपल बन सकता हूँ, तो ठीक गलती से चल रही है सॉल्वेंट सॉल्यूशन की हो गई शादी, और जो सॉल्वेंट का पहले आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था अपने पार्टिकल से, वही सोल्यूट का भी आज भी आप इधर बैठ जाओ, पढ़ा नहीं पाऊंगा, ठीक है। तो सोल्यूट का भी जो आपस में अपने पार्टिकल से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो शादी के बाद भी ऐसा ही है, ठीक है। जो इन दोनों में आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है अभी जो बना है शादी के बाद, वो पहले भी वैसी था। यानी शादी जो है वो बगैर आवाज के ठीक ठाक चल रही है, पड़ोसियों को नहीं पता है कि इनके घर में बर्तन भी बजते हैं, ठीक है। वैसे तो पड़ोसी बता देते हैं बहुत लड़ते हैं, तो ऐसे बता देते हैं, वो बताते हैं कि वो जो लेडी है अरे वो तो बहुत लड़ाका है। आदमी को ही बताते हैं अरे वो आदमी तो रात को दारू पी के आता है ऐसी ऐसी बातें करते हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं, क्या। तो यहाँ पे सोल्वेंट और सोल्यूट का जो पहले आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था शादी के बाद भी वैसी कंडीशन चल रही, तो ऐसी शादी को आइडियल शादी कहते हैं। ऐसे सॉल्यूशन को भी आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। जो अभी तुम सारे एग्जांपल मुझ पे क्यों घुमा देते हो? तुम भी कर लो तुम
तुम 5 शादी करना, एग्जाम्पल एक्सपीरियंस के लिए। 4 अलाउ है, अब कुछ लो बन गया ये। शादी कर लो, अपने 7 दिन होते हैं। हाँ तो 30 करो फिर तुम, 30 दिन होते। खैर आगे चलो, आगे तो मेरे को सही सस्ते स्कूल में पढ़ाने पड़ेगा अपने बच्चे को। हाँ। तो सोल्यूट और सॉल्वेंट का जो आपस में जो हम ग्राफ बनाते हैं उसमें कोई डेविएशन नहीं आता है। हाँ, तो इसका जो आपस में जो हमारे पास जो नॉर्मल कंडीशन थी उसी से ही हमारे पास क्या प्रेशर जो वो सेम चला रहा है। यहाँ पे हम बोलेंगे ये जो ग्राफ बनता है आइडियल सॉल्यूशन के लिए ग्राफ है, इसमें कोई डेविएशन नहीं आता है। सोल्यूट और सॉल्वेंट का नॉर्मल ग्राफ बनता है, इसमें कोई डेविएशन नहीं आता है। डेविएशन अभी आएगा जब हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ेंगे। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिले और उनके जो ग्राफ है यानी ना उनके बॉइलिंग पॉइंट में चेंज आए ना ही उनके वेपर प्रेशर में चेंज आए, कोई चेंज ना आए। जैसे उनका वॉल्यूम 0, कोई चेंज नहीं आया, उनकी एंथैल्पी 0, कोई चेंज नहीं आया। बट अगर हम दो चीजों को आपस में मिलाएंगे तो एंट्रोपी तो बढ़नी है भाई साहब, एंट्रोपी बढ़ेगी। तो एंट्रोपी क्या होती है, वो तो बढ़ती ही बढ़ती है, एंट्रोपी बढ़ेगी। लेकिन सोल्यूट सॉल्वेंट में आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो उससे वॉल्यूम और एंथैल्पी सेम पर एंट्रोपी बढ़ेगी। एंट्रोपी तो हमेशा ही बढ़ती है, चाहे वो सोल्यूट नॉन वोलेटाइल हो चाहे वोलेटाइल हो, चाहे वो मतलब कुछ भी उसमें मिलाएंगे ना, किसी चीज में सॉल्यूशन भी दो मिलाएंगे तो भी एंट्रोपी बढ़ेगी। खैर, तो हमारे पास ये हमने बात कर ली है पी ए नोट, और ये नहीं सॉरी ये है मेरे पास एक्स ए नोट और ये है एक्स बी नोट, क्योंकि x से मैंने यहाँ पे कर दिया x नोट 1 और x से मैंने यहाँ पे कर दिया 0। यहाँ पे मैंने xb को 1 कर लिया, xb को मैंने 0 कर दिया, ऐसे कर दिया। ये था आइडियल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम है, और कर लेता हूँ लो, सेम है, कोई डेविएशन नहीं आया है। अब है मेरे पास क्या नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसमें दो तरह के डेविएशन आ जाते हैं, नॉन आइडियल में दो तरह के डेविएशन आ जाते हैं। करें, ये बना लिए, बना लो। अच्छा इसके एग्जांपल भी कर देता हूँ। इसके एग्जांपल देखो, नॉन सिंपल मॉलिक्यूल को जब बनाओगे, सिंपल जैसे सिंपल मतलब जैसे अरेंज मैरिज करें, लड़का भी सिंपल लड़की भी सिंपल, तो कुछ चली जाएगी कहानी, और एक भी खुरापाती होगा तो फिर चलनी नहीं कहानी। तो हम करते हैं एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन, ये दोनों बनाते हैं आइडियल सॉल्यूशन। दूसरा एक और एग्जांपल दे रहा हूं, बेंजीन प्लस टॉल्यूइन, ये दोनों भी सीधे हैं, ये दोनों भी बनाते हैं आइडियल सॉल्यूशन। ये सब आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। नॉन आइडियल में दोनों में से एक खुरापाती होगा, तो या तो डेविएशन पॉजिटिव होगा या डेविएशन नेगेटिव होगा। पॉजिटिव के केस में जो हमारे पास ग्राफ होगा वो ग्राफ में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा कि डेविएशन पॉजिटिव होगा, देखो। और ऐसा नहीं कि अकेले का ही ग्राफ बढ़ता है, दोनों का ही वेपर प्रेशर बढ़ता है, सोल्यूट का भी बढ़ता है सॉल्वेंट का भी बढ़ता है, दोनों का वेपर प्रेशर बढ़ता है, तभी डेविएशन पॉजिटिव होगा, अकेले का डेविएशन पॉजिटिव नहीं होगा कभी भी। तो सोल्यूट का सोलवेंट सोल्यूट का और सोल्यूट का जो आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो ज्यादा था एज कंपेयर टू नया जो बॉन्ड बना है। नया जो बॉन्ड बना है वो वीक है, नया जो बॉन्ड बना है वो वीक है। जब ये नया जो बॉन्ड बना है वो वीक है, थोड़े से टेम्परेचर से टूट जाएगा तो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या बनाएगा, वेपर्स बनाएगा। ये बॉन्ड जो बना है ये वीक है, ठीक है। इनमें से दोनों में से एक खुरापाती, दोनों ही खुरापाती है सपोज है, ठीक है। इसको पता नहीं क्या चाहिए, उसको पता नहीं क्या चाहिए, ठीक है। तो दोनों फिर ऐसी कंडीशन में फिर दोनों बेचारे। अभी एक एग्जांपल बता रहे थे, एक लड़का मुझे कल परसों मिला था, तो हाँ वो सैलरी कम थी और लड़की ने छोड़ दिया, सुंदर लड़की थी। तो आजकल ये चीजें चल रही है। तो लवी थी दोनों की, नहीं नहीं अरेंज थी, अरेंज।
नहीं होता है बस ये बात। नहीं, लव में भी हो जाता है, इसी को दिक्कत नहीं, प्यार तो अंधा होता है। नहीं, हमारे स्कूल में टीचर हैं, वो उनकी लव मैरिज हुई है, उन्हें देखोगे तो बिल्कुल उल्टा तवा है, और उनकी वाइफ को देखोगे तो हाँ कसम से भाई, तुम आलू दस्ता से पूछ लेना, मैम का उनकी वाइफ जो थोड़ी मतलब अच्छी सी हैं, लगता नहीं कि कभी इनके लव मैरिज हुई है। तो हम उन्हें कहते रहते हैं कि भाई हमें तो लगता नहीं कि तुम्हारी लव मैरिज है, लेकिन हुई है तो क्या, कसम से। तो प्यार अंधा होता है, कभी कभी अंधा होता है। कसम से भाई, तो नहीं नाम नहीं बताते ऐसे ओपनली, नहीं ना, चुप रहो तुम। खैर आगे चले, चले आगे। इसमें अब ऐसे केस में तो डेल्टा वॉल्यूम, डेल्टा वी की बात करें, वो हमेशा ज्यादा होगा जीरो से, वॉल्यूम बढ़ेगा हमेशा। एंथैल्पी जो होगी वो भी बड़ी होगी जीरो से। एंट्रोपी तो हमेशा बढ़ती है, एंट्रोपी तो बढ़ती है। बस 5 मिनट डेमो के लिए। अच्छा हाँ हाँ, मतलब जितना हो जाएगा, एक तो हो जाए, उसके बाद तो बस हमारे पास वही बचेगी ना क्वालिटी, वो नेक्स्ट इसी के साथ कराऊंगा। याद कर लिया। तो अगर इन आपस में हो सकता है ये पोलर हो नॉन पोलर हो आपस में, तो बॉन्ड वीक बन जाता है ना, तो ये एंथैल्पी ग्राफ मैंने ऊपर बनाई थी, एग्जांपल की बात करते हैं। अच्छा, पॉजिटिव डेविएशन आता कब है, कोई किसी को एग्जांपल याद है? अल्कोहल, अल्कोहल में कुछ भी मिला दो, ठीक, कुछ भी मिला दो, आप शादी में किसी जाओ, अरे और गांव की शादी में चलो, मेरे घर चलना कभी गांव में, दारू कैसे पी जाती है, जब कुछ नहीं मिलता तो बोतल में मुंह लगा लेते हैं वो। तो अल्कोहल में कुछ भी मिला दो, डेविएशन पॉजिटिव हमेशा। तो अल्कोहल ढूंढ लेना वहां पे, एग्जांपल टिक टिक करके पॉजिटिव खत्म, उसके अलावा जो होगा सब नेगेटिव डेविएशन। C2H5OH में कुछ भी मिला दो, कुछ भी, तो डेविएशन होता है पॉजिटिव। पानी मिला दो, HCl मिला दो, एसिटिक एसिड मिला दो, सब में डेविएशन पॉजिटिव, वो भी लिख रहा हूं। दूसरा एक है कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस CCl4 CH क्लोरोफॉर्म CHCl3, ये दोनों भी डेविएशन पॉजिटिव, C2 कुछ भी, इसमें कुछ भी मिला दो, आप इसमें नाले का पानी मिला के पी दो तो भी नशा करेगा, डेविएशन पॉजिटिव। और अल्कोहल पीने वाले इंसान के साथ आप बात करो, वो बहुत अच्छी बातें करेगा आपसे कि ये चाहिए, हाँ ले ले, इसे पीट दो, हाँ पीट दे, इसे जला दो, हाँ चला दे, सारी डेविएशन सब दिल की धारी सारी, हाँ बिल्कुल दिल का था। अब पिला के रखो ना से, ठीक है। तो अल्कोहल तो हमेशा पॉजिटिव डेविएशन देता है, उसमें कुछ भी मिला दो, जैसे लिखा हुआ आता है कि इनमें से कौन सा एग्जांपल है जो पॉजिटिव डेविएशन का है, एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं मोस्टली, तो वहां अल्कोहल देख के आंसर टिक करके आगे बढ़ जाना, या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस क्लोरोफॉर्म दोनों पॉजिटिव डेविएशन देते हैं, ठीक है। आगे आ जाते हैं नेगेटिव वाले में। नेगेटिव डेविएशन में गलती से जो सोल्यूट सॉल्वेंट का बॉन्ड बना वो इतना स्ट्रॉन्ग बन गया जिसकी उम्मीद नहीं थी, कभी कभी गलतियां हो जाती है जैसे मैंने अभी कहा, तो डेविएशन नेगेटिव जाएगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया। तो कभी कभी अरेंज मैरिज में भी लड़का बढ़िया मिल जाता है, और लव मैरिज में भी लड़का बढ़िया मिल जाता है, हमेशा नहीं, तुक्का लगता है, तुक्का ही है ये, तुक्का ही तो है भाई, क्यों भी तुक्का ही तो है भाई, हाँ तुक्का ही तो था। तो ए और बी का आपस में जो बॉन्ड बना वो इतना स्ट्रॉन्ग बन गया कि वो टूट नहीं रहा, टूट नहीं रहा, टेम्परेचर दे रहे टूट नहीं रहा, नॉर्मल टेम्परेचर 100 था वो अब 120 पे टूटेगा, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बन गया बॉन्ड, ठीक।
तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की वजह से हम ये कहते हैं कि सलाह मुशवरा करके ही शादी करें, वरना तो आजकल डिवोर्स केस भी बढ़ रहे हैं। सलाह मुशवरा, ठीक है। ऐसे केस में वॉल्यूम जो होता है डेल्टा की वी की वैल्यू 0 से कम, एंथैल्पी की वैल्यू 0 से कम। ये जो ये लिख रहा हूं मैं, ये जेईई में पूछता है, मोस्टली हमारे यहाँ वॉल्यूम की बात करता है एनसीईआरटी में, ठीक है। तो मैं एमसीक्यू क्वेश्चन में कुछ भी पूछ लेता हूं, मैं सब कुछ डिस्कस कर रहा हूँ। एंट्रोपी की कहानी अलग है, एंट्रोपी की तो कुछ भी मिला के तो बढ़ेगी बढ़ेगी। अब एग्जांपल की बात करें, नेगेटिव डिविजन में एग्जांपल, तो इसमें क्लोरोफॉर्म में कुछ भी मिला देंगे, क्लोरोफॉर्म में कुछ भी मिला दो, डिविजन नेगेटिव, कुछ भी डिविजन नेगेटिव जाएगा। सर उसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड भी साथ था, ये भी ध्यान रखो। हाँ, नाइट्रिक एसिड प्लस पानी, HNO3 प्लस पानी, ठीक है। मतलब ऐसा कंपाउंड दो मिलाने हैं जिन्हें मिलाने से H बॉन्डिंग बन जाए, ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बन जाए। ये बना लेंगे दोनों आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये नहीं बना पाते, इसलिए ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव डिविजन शो करते हैं, ठीक है। तो ये था आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब जो पीछे पढ़ाया वहां से एक क्वेश्चन बन सकता है, थ्योरी की फॉर्म में ये अक्सर आते रहते हैं कि नेगेटिव और पॉजिटिव डिविजन क्या होते हैं, तो पूरा डिराइव करके पूछते हैं। इसमें बस वो थ्योरी और लिख देना जो मैंने उस टाइम पे लिखवाई होगी, जो बोल रहा था यही सब थ्योरी होती है। बाकी ये ग्राफ, ये रिलेशन और ये एग्जांपल, ग्राफ रिलेशन एग्जांपल, इसके बाद वो 4 लाइन 5 लाइन की थ्योरी थी जो लिखवाई होगी कि A सॉल्वेंट है, B सोल्यूट है, दोनों का आपस में मिलाएंगे तो सॉल्यूशन बनेगा, सॉल्यूशन का जो बॉन्ड होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा और वीक होगा, ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ तक की कहानी कर लेते हैं नेगेटिव पॉजिटिव डिविजन वाली। इसके बाद जो एजियोट्रॉप्स और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, मतलब खत्म हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में, फ्राइडे। हाँ हाँ, मैं सब में से तो कराना ही है, करूंगा धीरे करा दूंगा, मुझे पता है रिवीजन के साथ साथ बीच में डेवलप भी करते रहेंगे, नॉट